जय हिंद। आप अपने माइंड को जितना ज़्यादा शांत रखोगे ना, उतना तीव्र गति से और पूरी आक्रामकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे। और आपका करियर ही आपका जीवन है। कुछ नहीं रहता है इस दुनिया में, सब के सब स्वार्थ से भरा हुआ ये दुनिया है। तो आप अपने लक्ष्य की ओर भागिए। दुनिया के फेर में बिल्कुल नहीं रहना है। ये दुनिया जितनी रंगीन दिखती है उतनी रंगीन है नहीं, अंदर से उतनी ही काली है। तो बेहतर यही है कि आप अपने लक्ष्य की ओर जिएं और उसके लिए प्रयत्न करते रहें। एक न एक दिन आपको सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और जितना कठिन परिस्थिति रहे, खुद को बस यही याद दिलाना है कि हमें शांत रहना है। खुद को जितना ज़्यादा शांत रख सकते हो। और तो आपको पता है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का कोटेशन क्या है कि जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती है ना, वो कभी भी महान नहीं बन सकता। बात सही है, आपको सनकी होना पड़ेगा। किसी चीज़ को पाने के लिए, आपको किसी लक्ष्य को पाने के लिए आपको सनक पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और समय को थोड़ा सोच समझ कर खर्च कीजिएगा, क्योंकि बेरोजगारों का कोई त्यौहार नहीं होता है। सब उसके जो कलर जो होते हैं सब फीके पड़ जाते हैं जब वो बेरोजगार होते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बोला क्या गया है, निम्न में से कौन विखंडन योग्य है? विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है। तो विखंडन योग प्राकृतिक तत्व की बात कर देते हैं, तो इसमें कौन सा है? तो कि यूरेनियम 235 जो है ये विखंडन योग आपका प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, यूरेनियम 235। अब देखिएगा, यूरेनियम 235 की अगर बात करते हैं तो एक तो और होता है कौन? यूरेनियम 238। तो ये भी तो यूरेनियम है। तो हाँ, ये दोनों के दोनों क्या है? तो समस्थानिक है। ठीक है, बात करते हैं क्या, तो ये प्राकृतिक में ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक में क्या होता है? कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसकी बात करते हैं तो ये प्राकृतिक में क्या होता है? तो कहीं की ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब बात कर देते हैं जैसे में क्या होता है कि यूरेनियम, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर आप जानते होंगे, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि उसमें हम ईंधन के रूप में यही सब का प्रयोग करते हैं। तो कहीं कि हाँ, इसका तो प्रयोग हम करते हैं। तो देखिएगा, उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, यानी यूरेनियम का हम बात कर रहे हैं, तो रिएक्टर पूछा जाता है। ठीक है, तो रिएक्टर के बारे में तो हमने काफी बार बताया है। ठीक है, तो अब अगले बार भी कभी बता देंगे, क्योंकि बार बार एक ही चीज को बताएंगे तो फिर और भी चीज तो आगे पढ़ना रहता है ना, क्योंकि सभी चीज को हमको लेकर के चलना पड़ेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये सब भी है, बट इससे ज्यादा कौन है? यूरेनियम है। अगर बात करते हैं यूरेनियम के अयस्क की बात कर देते हैं, तो इसका अयस्क क्या होता है? तो इसका अयस्क होता है पिंच ब्लेड। क्या होता है? तो पिंच ब्लेड इसका क्या होता है? तो अयस्क होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और पिंच ब्लेड से ही क्या किया गया था? मैडम क्यूरी के द्वारा, ये मैडम क्यूरी के द्वारा क्या किया गया था? तो कहे कि इरिडियम का क्या किया गया था? खोज किया गया था। अगर बात कर देते हैं इरिडियम का खोजकर्ता कौन है, तो कहे कि खोज की अगर हम बात कर देते हैं तो इरिडियम का खोजकर्ता कौन है? तो कहे कि मैडम क्यूरी है। ठीक है, मैडम क्यूरी है इसका खोजकर्ता। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं कि आखिर इसका जो क्या होता है, यूनिट की बात कर देते हैं, तो इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट की अगर बात कर देते हैं तो यही क्या होता है? तो क्यूरी होता है। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन और बन जाते हैं क्या कि अच्छा एक बात और बताइएगा कि एक क्यूरी बराबर कितना होता है? तो एक क्यूरी बराबर की अगर हम बात कर देते हैं तो 3.7 गुने 10 के पावर 10 विखंडन प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? तो कि विखंडन प्रति सेकंड होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा फिर से एक बार हम रिवीजन करवा लेते हैं। क्या होगा कि पूछा जो क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन तो आपको तो पता ही है कौन सा होगा। तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। ये प्राकृतिक में यूरेनियम 235 कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम 238 जो है प्राकृतिक में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर बात करते हैं इसकी अयस्क की, तो इसका अयस्क क्या है? तो कहिए कि पिंच ब्लेड इसका अयस्क है। इसकी खोजकर्ता यानी रेडियम की खोजकर्ता कौन है? तो कहिए कि ये मैडम क्यूरी है। ठीक है, मैडम क्यूरी क्या किए थे? खोज किए थे। ठीक है, अगर बात करते हैं इसका यूनिट क्या होता है? तो क्यूरी होता है। ठीक है, क्यूरी मैडम क्यूरी के नाम पे पड़ा था। और एक क्यूरी बराबर कितना होता है? तो 3.7 गुने 10 के पावर 10 विखंडन प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। हमने देख लिया। अब देखिएगा पोलोनियम की अगर बात कर देते हैं, ये पोलोनियम क्या होता है? तो सर्वाधिक समस्थानी किसके होते हैं? क्या होते हैं? तो कहे कि सर्वाधिक समस्थानी किसके होते हैं? तो कहे कि ये आपको पोलोनियम के होगा। समस्थानिक के बारे में तो आपको पता ही होगा कि समस्थानिक क्या होता है, समभारी क्या होता है। रेडियम के तो खोज करता है तो अभी हमने देखा ही है। ठीक है, प्लूटोनियम की अगर बात कर देते हैं तो ये क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित तत्व है। क्या है? तो कहिए कि मानव द्वारा निर्मित तत्व है। ऐसे भी प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, मानव द्वारा क्या है? तो कहिए कि निर्मित तत्व है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कहिए कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन के बाद इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन को पहले क्या है ना कि काफी अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मल लड़के से नहीं बनेगा, और जबरदस्ती किसी तरह से तरीके से बना लेना आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं इससे। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बट हम आपको बता रहे हैं
वही अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में दिया गया है तो कोई बात नहीं है। जैसे में आप जानते होंगे डीएनए के बारे में तो जानते होंगे, तो कहे कि हाँ डीएनए के बारे में जानते हैं। और किसके बारे में जानते हैं, तो कहे कि आरएनए के बारे में जानते हैं। फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, यहाँ पे हम फुल फॉर्म क्या बताएंगे आपको सबको पता है। अब देखिएगा, पहले आपके दिमाग में ये घुसना चाहिए, अच्छा ये डीएनए जो होता है पाया कहाँ जाता है। तो देखिए डीएनए की अगर बात कर देते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो कहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये तो जानते हैं, ठीक है। और फिर कहाँ, तो कहिए कि आपको केंद्रक में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक के साथ साथ बाद में फिर क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो देखिएगा डी पूछा जाता है क्वेश्चन कि डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन में माइटो केंद्रक है तो ठीक है, नहीं तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर दोनों में से कोई नहीं, ऐसे दोनों में तो रहना चाहिए, अगर नहीं है तब आप क्लोरोप्लास्ट आपका कंफर्म रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तब आपके सामने एक क्वेश्चन और उठ रहा है कि अच्छा जब डीएनए के बारे में तो पता तो चल गया, फिर आरएनए कहाँ रहता है। तो देखिएगा आरएनए के बताने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज बताते हैं। जैसे मैं बाय द वे मान लीजिए कि आपका क्या है, तो कहिए कि एक सेल है, एक कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका है, बीच में क्या होता है, तो कहिए कि केंद्रक होता है, ठीक है। तो बीच वाले जो आप भाग देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, तो कहिए कि इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। और बीच में जो लिक्विड जो रहते हैं, ऐसे ऐसे जो लिक्विड है, इसको इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो कहिए कि इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बात कर देते हैं इसी में केंद्रक में क्या होता है कि एक छोटे से जगह पे स्थान पे रहता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं केंद्रिका बोलते हैं। तो केंद्रिका की अगर खोज की अगर बात कर देते हैं तो इसका खोज किसने किया था, तो फेलिक फोंटाना ने किया था। किसने किया था, तो फेलिक फोंटाना ने इसका खोज किया था, फोंटाना ने खोज किया था, ठीक है। केंद्रिका का खोज किसने किया था, तो फेलिक फोंटाना ने किया था। कोई दिक्कत, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे और बच रहा है। अगर यहाँ पे जो बाहर में जो लिक्विड है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, तो कोशिका द्रव बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंदर वाले जो है, अंदर वाले में क्या है, तो कहिए कि केंद्रक द्रव है। और जो बाहर में जो द्रव है, केंद्रक के बाहर में जो ये द्रव है, इसको क्या बोल रहे हैं, तो कहिए कि इसको जो हम बोल रहे हैं इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो कहिए कि कोशिका द्रव बोलते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और उठता है कि अच्छा ठीक है, तो समझ गए, एक और होता है प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव, वो क्या होता है, वो नहीं समझ में आ रहा। हाँ हाँ बिल्कुल बताते हैं। अब ये दोनों को जो संयोग कर दीजिएगा, दोनों को सम्मिलित रूप से ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहिए कि प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो नहीं कोई। प्रोटोप्लाज्म बोले तो मतलब इसका क्या होता है, तो कहिए कि जीव द्रव, इसका हिंदी हो गया, ठीक है। अगर इसकी बात कर देते हैं, इसका खोज किसने किया था प्रोटोप्लाज्म का, तो कहिए कि इसका प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था डुजार्डिन ने। कौन, तो डुजार्डिन ने खोज किया था, ठीक है। अगर पूछ देता है खोज, अगर इसको पता है क्या पूछ देता है, कभी कभी नामाकरण भी दे देता है कि इसके नामाकरण किसने किया था। तो नामाकरण की अगर बात कर देते हैं, तो नामाकरण किसने किया था, तो नामाकरण किया था पुरकिंजे ने। किसने किया था, तो कहिए कि पुरकिंजे ने नामाकरण किया था, ठीक है। अब देखिएगा केंद्रक के बारे में तो पता ही है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में लिख देते हैं, फिर भी क्या कीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इसका खोज किया था केंद्रक का। देखिएगा सभी चीज को हम बताते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन को टिक लगा देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको ठीक है, मान लें कि आपको आंसर पता भी है, तो कि इसका रिवीजन भी तो आपको हो रहा है साथ साथ में, ठीक है। अब देखिएगा ये दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहिए कि प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्वेश्चन पे अब हम बताएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो देखिए आरएनए जो पाया जाता है ये आपको पाया जाता है कोशिका द्रव में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कोशिका द्रव। अब हम जैसे में बताएंगे कि कोशिका द्रव, तो अब आपके दिमाग में घुस गया कि अच्छा कोशिका द्रव कहाँ, ये वाला जितने जैसा है कोशिका द्रव है। और किस में पाया जाता है, तो कहिए कि केंद्रक द्रव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो केंद्रक द्रव में पाया जाता है। तो अब भैया तो इसको अब क्या, जब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों बोलिए दिए, तो दोनों को मिला करके जीव द्रव बोला जा रहा है कि नहीं, तो कहिए कि हाँ। तो यही दे देगा ऑप्शन में कि आरएनए पाया जाता है। तो क्या इसको यहाँ पे हम जीव द्रव लिखने में हमको कोई दिक्कत है, लेकिन नहीं भाई, काहे नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जीव द्रव लिख दें कि कहाँ पाया जाता है, तो कहिएगा कि जीव द्रव में पाया जाता है। कोई दिक्कत होगा तब बताइएगा कि हाँ कोई दिक्कत हो रहा है हमें, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दूसरी बात कर देते हैं, क्या ये इसका क्या हो गया, तो कहिए कि ये हो गया आपको कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब इसके बात कर देते हैं, इसको पिरीमिडीन पूछा है, ठीक है। तो पिरीमिडीन को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पिरीमिडीन होता है और प्यूरिन होता है, तो दोनों की चीज को हम बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घूम सकते हैं, ठीक है। जब पिरीमिडीन तक पहुंच चुका है तो क्या प्यूरिन तक नहीं पहुंच सकता है, कहीं नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंच सकता है। तो इसकी पिरीमिडीन की अगर बात कर देते हैं तो इस तरफ में हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं पिरीमिडीन, ठीक है। पिरीमिडीन, ठीक है। पिरीमिडीन की अगर बात कर देते हैं, इसको छोटा इस साइड में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस साइड में है, इसको इस साइड में कर लेते हैं, थोड़ा सा इस साइड में।
दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा, इसका अगर घसकता होगा तो देखते हैं, घसका करके देखते हैं, अगर घसक गया तो ठीक है, नहीं घसका तो क्या कर सकते हैं। नहीं घसकेगा शायद, नहीं घसकेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं क्या पिरिमिडीन की, अगर हम बात कर लेते हैं तो पिरिमिडीन किसका, तो कहिए कि अब डीएनए ऊपर में है तो डीएनए का पिरिमिडीन, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब देखिएगा इसका पिरिमिडीन क्या होता है। जिस चीज़ों को हम आपको याद करवाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ चल जाएंगे बोल करके चल जाएंगे, हम याद करवाएंगे। जहाँ पे हमको प्रॉब्लम होता है, हमको पता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रॉब्लम सभी को होता होगा, ठीक है, हम ऐसा मान करके चलते हैं। कुछ लोग को नहीं होता होगा तो अच्छी बात है। अब देखिएगा पिरिमिडीन की अगर बात कर लेते हैं तो पिरिमिडीन यानी पीरी से समझते हैं। देखिए हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, अगर किन्हीं को ऐसे भी याद है तो कोई बात नहीं, किसी और भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो पीड़ा समझते हैं, पीड़ा, पीड़ा मतलब क्या होता है, दर्द वगैरह होता है, तो कि हाँ उसी तरीके से हम याद कर रहे हैं, तरीका हमने रखा है याद करने का, क्योंकि हम भी तो भूलते हैं, तो कही कि हाँ बिल्कुल। तो पिरिमिडीन यानी पीड़ा जो था डीन हो गया, मतलब कि धीमा हो गया, कम हो गया, डीम हो गया, इस तरीके से हम याद कर रहे हैं। तो कैसे कम हो गया भाई, तो कम हो गया ऐसे कि उसको हम सीटी स्कैन करवाएं। क्या करवाएं भैया, तो कहिए कि सीटी स्कैन करवाएं, ठीक है। तो पीड़ा जो था हमारा डीम हो गया, ठीक है, सीटी स्कैन करवाएं, ठीक है। सीटी स्कैन होता है जानते ही हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी। अब सीटी स्कैन कहाँ करवाए थे, तो इंडिया में नहीं करवाए थे सीटी स्कैन, वो हम जा करके कहाँ करवाए थे, तो कनाडा में करवाए थे। और फिर हुआ से भी ठीक नहीं हुआ था, तो बगल में यूएस है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले गए थे। तब हमको पीड़ा जो था वो डीम हो गया था, समझ में आ गया। अब चीजों को समझिएगा, क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा तब आप बोलिएगा कि हाँ हमको से क्वेश्चन नहीं बना है, हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लगा देंगे। क्या आपको लगता है कि एग्जाम में आप दोबारा बना लीजिएगा, नहीं, नहीं बन पाएगा ना। अब दूसरी बात कर देते हैं, एक होता है क्या प्यूरिन होता है, ठीक है, सब हम समझाएंगे, अभी एक बार बता लेने दीजिए। प्यूरिन की अगर बात कर लेते हैं तो ये प्यूरिन, तो प्यूरिन क्या होता है, जैसे में अभी क्या होता है कि रीन एक साबुन आता है, कहिए कि साबुन आता है ना कपड़ा खींचने वाला, जो लेडीज लोग खींचती है, ठीक है, तो लड़की लोग जो खींचती है तो रीन साबुन। अब हम वैसे लड़की की बात कर रहे हैं जिनका शादी हो चुका है, ठीक है। अब जब लड़की का शादी हो चुका है तो लड़की कपड़ा खींच रही थी, जब कपड़ा खींच रही है तो अपने पति को बोलती है एजी, अरे एजी ही ना बोलती है, अधिकतर अधिकांश हम लोग को क्षेत्र में तो यही होता है, एजी बोलती है। अब एजी मतलब अब एक गधा मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा मतलब समझ लीजिएगा, एजी एक सम्मान के रूप में बोलती है, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं क्या बोलती है प्यूरिन, प्यूरिन में क्या हो जाएगा, तो प्यूरिन में होता है क्या कि महिला क्या बोलती है एजी, यानी रीन, जैसे में ध्यान है प्यूरिन, अच्छा रीन साबुन आता है, और लेडीज लोग क्या करती है साबुन से कपड़ा खींचती है, और अपने हस्बैंड को एजी बोलती है, तो एजी, ठीक है, एजी हो गया। और इसमें भी आरएनए भी क्या होगा, एजी होगा। अब हम समझाएंगे कि एजी सीयू क्या है, आपको पता है ऐसा, ठीक है ना, लेकिन एक बार हम याद दिलवाएंगे तो आपको पता है अच्छा इसका बात कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इसका पेंटोज शुगर क्या होता है, पेंटोज शुगर की अगर हम बात कर लेते हैं तो पेंटोज शुगर क्या होता है, तो डी ऑक्सी राइबोज होता है, डी ऑक्सी राइबोज होता है। डी ऑक्सी क्या होता है, तो कहिए कि राइबोज होता है। किसका होता है, तो डीएनए का होता है। और आरएनए का क्या होता है, तो इसका सिर्फ क्या होता है, तो राइबोज होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इसका इसका कार्य क्या होता है, यानी अब इसका कार्य तो बोलिएगा ना कि डीएनए का कार्य क्या होता है, तो हाँ बिल्कुल, तो इसका कार्य की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका कार्य क्या होता है, तो कहिए कि अनुवांशिक सूचनाओं को क्या कर देता है, तो अनुवांशिक सूचनाओं को ट्रांसफर करता है, यानी आदान प्रदान करता है, सूचनाओं का क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है। थोड़ा फास्ट लिखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये कौन करता है काम, तो कहिए कि कार्य जो करता है डीएनए अनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, ये प्रोटीन का क्या कर देता है, ये आरएनए जो है प्रोटीन का क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, ठीक है। अब देखिएगा हम आपको समझाने का मेरा काम अब पूरा आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको तो मिटा देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, अब हम समझाएंगे क्या, ठीक है। अब देखिए समझाते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं। एक बात तो पहले तो समझ गया आपने कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो कि हाँ भाई डीएनए तो हमको पता चल गया कि कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। और आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव में पाया जाता है, ठीक है। अगर ये दोनों में ऑप्शन ना है, जीव द्रव दिया तो वहां भी लगा करके आना है, छोड़ नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि जीव द्रव हमने साइड में लिख दिया है। अब देखिएगा अगर हम बात कर देते हैं ये सीटी क्या है, ठीक है, देखिएगा समझिएगा, जैसे में आप पढ़ते हैं 80, ठीक है, एक मिनट इसको मिटा लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है।
ज़्यादा बड़ा भी नहीं। चलिए देखिए, आपने पढ़ा होगा 80 और 8, भाई गलती का हो रहा है, 80 और जीसी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 80 जीसी ये क्या है हम बता देते हैं। ये दोनों के बीच में क्या होता है, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, और तीनों के बीच इसके बीच में यानी जीसी के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये 80 क्या है, तो एडिनिन। अब समझ में आ गया 80 क्या है, तो हाँ अब समझ में आ रहा है। 80 ये क्या है, तो कहिए कि एडिनिन है। ये क्या है, तो ये एडिनिन है, लिख देते हैं, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, ठीक है। एडिनिन है, ठीक है। अगर इसकी बात कर देते हैं तो ये क्या है, तो कहिए कि ये थायमीन है, ठीक है। और ये जी से क्या हो गया, तो ये गुआनिन है। ये क्या है, तो कहिए कि गुआनिन है। और ये क्या है, तो कहिए कि ये साइटोसिन है, ठीक है। ये साइटोसिन है, साइटोसिन। ये वाला तो आप पढ़े हैं, तो कहिए कि हाँ पढ़े हैं, लूसेंट में हमको दिया हुआ था, लेकिन लूसेंट में ये सब चीज नहीं दिए हुए था। अब यही देखिए माजरा क्या कर दे रहा है, ठीक है। अब आपको पास क्वेश्चन अब खुद आ गया है, ठीक है। ये आप देखिएगा, ये किस में पाया जाता है, तो कहिए कि ये डीएनए में पाया जाता है। ये वाले जो एटीजीसी जो आप देख रहे हैं, एटीजीसी, ये किस में पाया जाता है, डीएनए में। हम मिला लेते हैं, क्या सही हो, एटीजीसी डीएनए में पाया जाता है कि नहीं, तो क्योंकि हाँ देख मिला लेते हैं। देखिएगा डीएनए का कॉलम मेरा ये वाला है, देखिएगा तो डीएनए का मेरा कॉलम ये वाला है ना, ये वाला पूरा देखिएगा, तो ये वाला पूरा कॉलम है ना, इधर साइड वाला ये वाला, तो कहिए कि हाँ ए है जी, तो कि हाँ जी है। टी है जी, तो कि हाँ जी है जी। और फिर उसके बाद में जी है जी, तो कि हाँ जी है। सी है जी, तो हाँ यही वाला तो पढ़ते हैं। और यही पढ़ते हैं कि जब उसमें जब आरएनए में जाता है, आरएनए में क्या होता है, ये थायमीन की जगह क्या हो जाता है, तो यूरेसिल हो जाता है। थायमीन की जगह पे क्या हो जाता है, तो यूरेसिल हो जाता है। देखिए तो हो रहा है, देखिए तो मिलाइए तो हो रहा है कि नहीं। ए है जी, तो कहे कि हाँ जी ये तो है। जी है जी, तो कहे कि हाँ जी है। सी है जी, तो कहे कि हाँ है। अब देखिएगा यहाँ पे थायमीन था, तो थायमीन की जगह पे क्या आ गया, यूरेसिल आया, तो कहे कि हाँ अब समझ में आया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे और भी अभी समझ, अभी आप भी और समझना है, अभी और समझना है, ठीक है। अब समझ गए ना कि अब एटीजीसी क्या है, जो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा हमको जो पूछा गया था, कि पूछा गया था पायरिडीन क्षार नहीं है, तो अब देखिएगा तो पायरिडीन क्षार कौन कौन है यहाँ पे, यानी पिरिडीन क्षार यहाँ पे पैरिडीन कहीं कहीं क्या होता है कि कोई बुक में पैरिडीन लिख रहा है, पिरिडीन लिख रहा है, तो वो उतना चलता है, ठीक है। अब देखिएगा पिरिडीन क्षार की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा यानी साइटोसिन है, थायमीन है, और फिर उसके बाद में क्या है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। ये सभी यानी एक गो दो गो यानी तीन गो जो देख रहे हैं, ये सभी क्या है, तो यहाँ पे पिरिडीन है, ठीक है। अगर हो सकता है कि एकदम एग्जैक्ट पूछ दे कि डीएनए के पिरिडीन कौन है, तब क्या कीजिएगा, तो आपको आप बतेबे किए थे कि सीटी स्कैन करवाएं, फिर आरएनए में जाइएगा कहाँ, तो फिर आरएनए में आ जाएगा कि कनाडा और यूएस में करवाए थे। हो सकता है कि अभी ऐसा पूछा है, अगला में एकदम डेफिनेटली हो सकता है कि पूछ दे कि डीएनए का पिरिमिडिन क्या होता है, आरएनए का पिरिमिडिन क्या होता है, या डीएनए का प्यूरिन क्या होता है, और आरएनए का प्यूरिन क्या होता है, पूछा जा सकता है कि नहीं, तो कहे कि हाँ क्यों नहीं पूछा जा सकता है। एग्जामिनर इसी तरीके से, जैसे में क्या होता है, इसी जैसे में कोई टॉपिक से पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कोई एग्जाम में, तो क्या करता है कि उस टॉपिक से और क्वेश्चन बना लेता है, वही क्वेश्चन नहीं देता है, और क्वेश्चन उससे बना लेता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम मिलाते हैं, क्या चलते हैं आंसर पर चलते हैं। देखिएगा हमको एक आंसर बताने के लिए इतना चीज बताना पड़ता है, क्या एक डायरेक्ट आंसर बता करके नहीं जा सकते थे। आपको कुछ फायदा नहीं होगा मेरे दोस्त, एक ठोप फायदा नहीं होगा आपको, तो जल्दी तो मिल जाएगा कि हाँ जल्दी, लेकिन ये सब जो कंसेप्ट हम दिए हैं, आप एक बार तुलना कर लीजिएगा, ठीक है, किसी कहीं से भी तुलना कर लीजिएगा, उसके बाद आप हमको बताइएगा कि हाँ सच में कंटेंट रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, और हम आराम से बताते हैं, हम 1 घंटा में 1000 बताने वाले व्यक्ति नहीं है, कुछ फायदा नहीं होता है, हमें उतना पता है, इसीलिए हम आराम से बताते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा हमें जो पूछा गया था, आंसर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरिमिडीन क्षार नहीं है, तो पैरिमिडीन क्षार कौन कौन है जी, तो यानी साइटोसिन है, थायमीन है, तो देखिएगा साइटोसिन है, थायमीन है, यूरेसिल है। तो यूरेसिल तो आपका तो पेरिमिडीन है, तो कहिए कि हाँ तो खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं, तो थायमीन तो है, देख रहे हैं ना, ये वाला थायमीन है ना जी, पिरामिडिन, तो कहिए ये भी खत्म हो गया। साइटोसिन है जी, तो कहिए कि हाँ जी ये वाला है, यहाँ भी दोनों जगह है, तो ये भी खत्म हो गया। अब कौन है, तो पिरिमिडिन क्षार नहीं है, तो कहिए कि गुआनिन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही पूछ देता कि अगर जैसे मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया, अगला एग्जाम में ये भी कर देगा कि निम्न में से, यही वाला क्वेश्चन सब कुछ रहेगा, और खाली बदलेगा क्या कि निम्न में से कौन है जो ये प्यूरिन है, ये भी तो दे सकता है, तो कहे नहीं दे सकता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है एग्जाम को, ठीक है। देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जामिनर कहाँ तक पहुंच चुका है। तो समझ में आ गया आंसर ये क्यों हुआ जो, ठीक है। हमने टाइम लिया, अच्छा खासा टाइम लिया, बट आपका टॉपिक ही हम कंप्लीट कर देते हैं,
ठीक, आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए ले लिए होंगे, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है, निम्न में से कौन से कथन ऑक्सीजन अणुओं में से एक सह संयोजन, सॉरी, निम्न में से कौन सा कथन है उसके बारे में क्या बोलना है, सत्य है। कौन सा कथन सही है उसके बारे में देखना है। ऑक्सीजन अणुओं में एक संयोजी अबंध होते हैं। कैसा बात कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। देखिए, किसी को नहीं बनाने आता है ना, तो कोई बात नहीं है। आपको लगे कि ये कैसे आप जानेंगे कि एक साथ संयोजी होता है या नहीं होता है। जैसे में क्या होता है कि हमने क्या बताया था ना, एक बार बताया था। देखिएगा, इसीलिए कहते हैं कि रेगुलर रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम बार बार उस चीज को हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि और भी चीज बताना रहता है, लेकिन हम शॉर्ट में आपको जल्दी बता देते हैं। क्या होता है, एक होता है आयनिक बंधन होता है। ठीक है, एक क्या होता है तो कहे कि सह संयोजन बंधन होता है, सह संयोजन। तो सह संयोजन बंधन में क्या होता है तो कहे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। आयनिक बंधन में क्या होता है तो ये किसके बीच होता है, तो ये होता है धातु के बीच में, और किसके बीच में, अधातु के बीच में होता है। आयनिक बंधन किसके बीच बनता है, धातु के बीच में और अधातु के बीच में बनता है। और सहसंयोजन बंधन किसके बीच में बनेगा तो कहिए कि अच्छा, ये जो है ना, ये अधातु और किसके बीच में, तो अधातु के बीच में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो कहे कि नहीं, दिक्कत तो नहीं है। अगर बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है तो कहे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ना ट्रांसफर होता है। किसमें, तो आयनिक में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है तो कहे कि ट्रांसफर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है तो इसमें साझेदारी होता है। क्या होता है तो साझेदारी होता है। ठीक है, देखिएगा, हम बताते हैं। अब जैसे में NaCl है, तो NaCl है, NaCl में क्या होता है, इसमें देखिएगा किसके बीच होता है, धातु और धातु के बीच हमने बोला है। देखिएगा, सोडियम क्या है तो कहिए कि धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो इसमें इन दोनों के बीच में कौन सा बंधन है तो कहिए कि आयनिक बंधन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं O2 की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है तो कहिए कि अधातु है। तो अधातु के बीच में कौन सा बंधन होगा तो कहिए कि सहसंयोजन बंधन होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूछे कि अच्छा कैसे होगा सहसंयोजन बंधन, हमको एक बार दिखाइए ना। तो दिखा देते हैं, कहे नहीं दिखा देंगे। ऑक्सीजन की बात कर देते हैं तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है तो ऑक्सीजन का 8 होता है ना, तो क्योंकि हाँ 8 तो होता है, तो इसका निकालिए तो 2 और 6, यानी बाहरी कक्षा में कितने हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको चिपकाइए, 2 गो हो गया। ठीक है, और 2 4 गो हो गया, और 2 6 गो हो गया। किसी भी तरीके से 6 को बाहर कर लीजिए। ठीक है, तो इसका भी तो, ये भी तो ऑक्सीजन है, ये भी है ना ऑक्सीजन, तो इसको भी 6 कर दीजिए। 2 गो, 2 4 गो और 2 6 गो हो गया। और आप तो इतना तो जानते हैं ना कि कोई भी जो तत्व है वो चाहता है कि हमारे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो, तभी हम अस्थायी रह पाएंगे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है भैया ना, तो हम तहलका मचा के रख देंगे। ठीक है ना, अलग बला से उधार लेंगे, छीन लेंगे, बड़ी तरह की बात करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि अब ये दोनों तो अधातु है, इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर होगा नहीं, तब साझेदारी करेगा कि ये भाई आप अपना वाला दे दो ना, तो कहेगा ठीक है भाई ले लो। क्योंकि देखिएगा, इसके बारे में देखा जा रहा है तो इसके पास में क्या हुआ है, 6 गो है। ठीक है, तो ये वाला इसको से कहेगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ले लो भाई। तो ये वाला ले करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, गिनिए तो अब तो 2 4 गो, ये 4 गो 8 गो हो गया ना। अब इसको काम आ गया, अब इसको ई वाला के काम आ गया, तो कहे कि ये भाई हमको भी काम आ गया भाई। तो देखो भाई, तुम हमको मुसीबत में साथ दिया था भाई, हम इंसान थोड़े ना है भाई, हम इंसान नहीं है भाई, हम जान दे सकते हैं भाई। तो अब ये क्या कर लेगा, फिर इसको दे देगा। ऐसा नहीं कि ये धोखा दे देगा, इंसान थोड़े नहीं है के। ठीक है, समझ गए। तो अभी दोनों के बीच में क्या हो गया, साझेदारी हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, सहसंयोजन बंधन बोलेंगे। कोई दिक्कत तो कहेगी नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बीच में क्या होगा तो NaCl के बीच में आपको आयनिक बंधन बनेगा। कैसे बनेगा ये बताएं, चलिए बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा, सोडियम की अगर बात करते हैं, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, तो 2 8 और 1 होगा। क्लोरीन की बात कर देते हैं तो क्लोरीन का कितना होता है तो कहेगी 17 होता है। तो ठीक है, चलिए ले लीजिए, 17 होता है तो क्या होता है तो 2 8 और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्लोरीन के बाहरी कक्षा में देखिए तो जनाब, तो 7 गो इलेक्ट्रॉन है और 1 गो इलेक्ट्रॉन घट रहा है। अभी कहता है क्या कि हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब ये जो है सोडियम जो है, ये सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। धातु और धातु के बीच में आयनिक बंधन बनता है, और आयनिक बंधन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर कैसे होगा, अब इसको भी ये घट रहा है, और इसको बाहरी कक्षा में होने के लिए 7 गो इलेक्ट्रॉन घट रहा है। ठीक है, तो अब खुद बताइएगा, 7 इलेक्ट्रॉन देने की अपेक्षा यही है कि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई, मेरा तो भला नहीं हो रहा है। सोडियम बोल रहा है कि भाई मेरा तो भला नहीं हो रहा है, हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, तुमको थोड़ा सा भाई घट रहा है पैसा, जो तुमको दे देते हैं भाई, तुम्हारा काम तो कम से कम एक आदमी का तो हो जाना चाहिए ना। हम इंसान थोड़े ना है भाई कि हम पैर खींच देंगे, नहीं भाई, जो तुमको हम दे देंगे भाई, ले लो भाई तुम। मेरा तो नहीं होगा भाई, क्योंकि मेरा 7 गो घट रहा है भाई, तुम्हारा 1 गो घट रहा है, तो तुम ले लो भाई। तो ये सोडियम इसको दे देता है।
समझ गए, सोडियम इसको दे देता है, तो यानी इलेक्ट्रॉन दे दिया, साझेदारी हुआ। तो कहिएगा नहीं 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 भाई, दे दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो जो देता है उसके ऊपर क्या होता है, तो कहिएगा कि प्लस होता है, ठीक है। और जो लेता है उसके ऊपर क्या होगा, तो माइनस होता है। तो यही वाला बतिया तो है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बंधन, तो कहिएगा कि आयनिक बंधन। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहिएगा नहीं, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन पर, अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब बताइएगा, ऑक्सीजन अणु में एक संयोजी आबंध होते हैं। अब की देखे हैं, एगो है जी, दुगुन है जी, देखिएगा तो दुगुन है, डबल संयोजी बंधन है, सहसंयोजी बंधन है ना। तो कहिए कि हाँ तो गलत है ना, तो कहिए कि हाँ ये तो गलत है। कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं है। पहले देख लेते हैं कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो पहले तो ले लिए होंगे, ठीक है। अब हम इसको मिटा सकते हैं, तो हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कॉपर सल्फेट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4 होता है ना। तो कहिए कि हाँ हाँ होता तो है। तो देखिए, तो कॉपर सल्फेट की बात कर लेते हैं, CuSO4 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कॉपर क्या है भाई, तो कहिए कि ये तो भैया क्या है, धातु है ना जी। ये क्या है, तो कहिए कि धातु है। और धातु और अधातु के बीच में क्या होता है, तो कहिए कि दोनों के बीच में आयनिक बंधन होता है। क्या होता है, तो आयनिक बंधन होता है। और ये क्या बोल दिया भाई कि नहीं है, तो सही बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है, तो क्योंकि ना ये तो गलत बोल रहा है। तो इसको काटिए, बेदर्दी से काटिए। सबसे पहले H2S में सहसंयोजी यौगिक है, देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन क्या है, तो कहिए कि भैया ये तो है अधातु है। सल्फर क्या है, अधातु है, ठीक है। ये अगर दोनों के बीच में यानी H2S के बीच में देख रहे हैं, तो दोनों के दोनों अधातु है। और दोनों के दोनों अधातु के बीच में कौन सा होता है, तो कहेगी सहसंयोजन बंधन बनता है, उसमें सहसंयोजन बंधन बनता है, ठीक है। तो ये सही कह रहा है, समझ में आ गया। तो आंसर इसका क्या होगा, ये होगा। अब नीचे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें सत्य पूछा गया था, तो सत्य मेरा आंसर ये हो गया, ठीक है। अब लेकिन अब अगला निचला है वो देखे लेते हैं, क्या कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो सीखना है। अब सीखने की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 हो गया। तो CO2 में यानी कार्बन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, इसके बीच में क्या हो जाएगा, तो कहिए कि सहसंयोजन बंधन बन रहा है, संयोजन बंधन बन रहा है, ठीक है। अब ये देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, तो कैल्शियम क्या है, तो कहिए ये तो धातु है यानी। और इसकी बात कर लेते हैं, ये तो अधातु है। तो धातु और अधातु के बीच में क्या बनता है, तो कहिए कि सहसंयोजन बंधन बनता है। सॉरी, धातु और धातु के बीच में क्या बनता है, तो कहिए कि आयनिक बंधन बनता है, ठीक है। आयनिक बंधन बनता है। और कह रहा है क्या कि दोनों आयनिक बंधन है, नखरे न कर रहा है जी। अरे ये एगो है आयनिक बंधन, एगो तो सहसंयोजन बंधन है, ये गलती है। समझ में आ गया कि आंसर क्यों हुआ जो, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन अब से मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो देखते हैं। इसका तो स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया था आपने। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अच्छा, कई बच्चे के कंफ्यूजन पैदा होता है, देखिएगा कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। एक क्या होता है परंपरागत, परंपरागत मतलब समझते हैं दादा नाना से चला आ रहा वो वाला चीज। और गैर परंपरागत यानी 5G के जमाना में जो लेखमन पैदा हो रहा है ना, उसको बोल सकते हैं गैर परंपरागत, ठीक है। और जो दादा नाना जो इस्तेमाल करते थे हम लोग को कोई चीज, वो वाला परंपरागत हो गया, यानी एकदम परंपरा से चला आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा हम चीजों को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एक होता है परंपरागत, ठीक है, यानी परंपरा से चला रहा, दादा नाना हमने के इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और एक होता है गैर परंपरागत, ठीक है, गैर परंपरागत, सब हम समझाएंगे अच्छे तरीके से। गैर परंपरागत को हम लोग क्या बोलेंगे, तो नवीकरणीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे इसको, नवीकरणीय ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो नवीकरणीय ऊर्जा भी बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में रीयूनेबल एनर्जी बोलते हैं। रीयूनेबल मतलब एनर्जी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो ये गैर परंपरागत को। री मतलब क्या होता है, फिर से या पुनः या वापस, ठीक है। री मतलब हो गया रीयूनेबल, मतलब फिर से, पुनः, वापस, यानी फिर से हम उस चीज का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे में अभी हम समझाते हैं, अभी रुक जाइए, इसके बारे में और लिख सकते हैं। परंपरागत को क्या बोलेंगे, तो परंपरागत को बोलेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा। इसको क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा बोलेंगे। कोई दिक्कत, तो कहेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजिया में देख लीजिए, नॉन रीयूनेबल एनर्जी, रीयूनेबल एनर्जी, ठीक है, रीयूनेबल एनर्जी इसको बोलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। हमने क्या बोला, परंपरा के अनुसार, यानी हमारे दादा नाना इस्तेमाल करते आ रहे थे। ढिबरी बारे हैं जी, अरे ढिबरी के बारे में कई लोग जानते नहीं होंगे। ढिबरी
देहात में बारा जाता है, अब तो खैर बंद हो गया है, बारा जाता था, कहीं कहीं अभी भी देखने को मिल जाता है। तो ढिबरी जो हो गया ना, हम को दद्दे नन्हे बारते आ रहे थे, अभी भी कहीं जगह पे बारा जाता है। तो ढिबरी है जो हम लोग को क्या है, तो कहिए कि वो परंपरागत ऊर्जा का है। ठीक है, जैसे मैं आपको बात करते हैं, कोयला का इस्तेमाल हम लोग को दादा नाना ही करते थे, तो कोयला भी हो गया, हम लोग भी कर रहे हैं, तो ये परंपरागत क्या है। ठीक है, अगर इसका एक बार यूज करेंगे, एक और लिख देते हैं। ठीक है, इसका क्या कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद ये दोबारा नहीं किया जा सकता है, यानी एक बार यूज किए, यानी क्या होता है, इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं क्या, कि पुनः इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी इसको पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे मैं कोयला पुनः इसको उत्पादन लिख देते हैं कि पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उत्पादन नहीं किया जा सकता है, यहाँ तो समझ जाइएगा इतना, और इसका पुनः उत्पादन किया जा सकता है। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गए, उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, अब तो क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, तो देखिए हाँ अब क्लियर हो गया एकदम पूरी तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा हम जो एग्जाम्पल के बारे में देख रहे हैं, कोयला के बारे में देख लेते हैं। अरे भैया कोयला तो हम लोग को दादा नाना, दादा के नाना भी, यानी हमारे दादा के दादा भी क्या करते थे, कोयला से अपना इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, खाना बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम लोग भी कर रहे हैं, तो ये परंपरागत वाला बात है कि नहीं, तो देखिए हाँ। और या ऐसे भी आप देख सकते हैं कि कोयला जो है लिमिटेड है। अब कोयला बना कैसे है, तो कहे कि जो जितने भी पेड़ पौधे जो थे पृथ्वी पर, क्या था कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले नीचे दब गया, और वही हम लोग को क्या मिल रहा है, उसी से हम लोग को कोयला वगैरह जो पेट्रोलियम पदार्थ वो सब हमको मिल रहा है, जिसको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, यानी जीवों का अंश उसमें है। ठीक है, जीवों का अंश उसमें है। ठीक है, तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, तो पेट्रोल क्या हो गया, अरे भैया पेट्रोल हमको दादा नाना भी इस्तेमाल करते होंगे। डीजल हो गया, डीजल हो गया, ये सभी के सभी अगर बात देख रहे हैं, तो ये सभी के सभी आपका क्या हो गया, तो सभी के सभी आपका परंपरागत हो गया, यानी अनवीकरणीय, नया नहीं है, पुराना है, नॉन रिन्यूएबल है, इसको फिर से दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया, कोयला फिर दोबारा होगा, यानी जब तक होगा तब तक हम निपटिए जाएंगे, करोड़ों साल ये जगह पड़ी है, समझ रहे हैं, यानी समझ रहे हैं कितना साल की बात किया जा रहा है। अब देखिएगा रिन्यूएबल में हम आते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल में क्या होगा, जैसे मैं अब सौर ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, सोलर प्लेट, क्या सूर्य की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, नहीं भैया, वो खत्म होगी तो पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ना हम रहेंगे, न रहेगा बास, न बजेगा बांसुरी, काम खत्म हो जाएगा। ये जो टूई पुई जो 5G 4G सब कर रहा है, सब निपट जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद में कर सकते हैं आप पन बिजली बोल सकते हैं, यानी जो बिजली का उत्पादन होता है उससे क्या बिजली खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो जा रहा है। अरे हाँ, आप पीने वाला पानी की संख्या मात्रा कम हो जा रहा है, तो क्या समुद्र के पानी से का बिजली उत्पादन नहीं हो रहा है, तो क्या हाँ हो तो रहा है, तो क्या समुद्र का पानी खत्म हो रहा है, नहीं। ठीक है, चलिए आप इसको नहीं कर सकते हैं तो इसको भी रहने दीजिए। हवा वाला ले लिख चलिएगा, इसमें तो कन्फर्म है आपको, तो क्या बोल सकते हैं उसको, पवन चक्की बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पन बिजली, हम पवन ही चलिए लेकर के पन बिजली हम कर देते हैं। ठीक है, पन बिजली नहीं करते हैं, पवन बिजली कर देते हैं, पवन बिजली। लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, जो पवन बिजली, ठीक है, कि कहने का क्या चाह रहे हैं, जो जैसे मैं पवन चक्की लिख देते हैं कि पवन चक्की, यहाँ पे लिख देते हैं हम पवन चक्की। अरे जो हवा से जो चलाता नहीं है, ऐसे करके ऐसे रहता है, और इसे पंखी लगा हुआ रहता है, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, और इससे क्या होता है, बिजली उत्पादन होता है। ये सभी के सभी आपको क्या हो गए, तो ये सभी के सभी आपको गैर परंपरागत हो गए, यानी नवीकरणीय, यानी ये सब चीज खत्म हो, इसको हम वैकल्पिक रूप में भी उपयोग कर रहे हैं। इसको एक और नाम लिख सकते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा, लिख लीजिए वैकल्पिक ऊर्जा। ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा, तो पूछा जाएगा कि वैकल्पिक ऊर्जा किसे कहा जाता है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा को, यानी रिन्यूएबल एनर्जी को। ठीक है, कोयला की जगह हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो देखिए हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ तक इसको आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। पूछा क्या गया, निम्न में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत, गैर परंपरागत बोले तो गैर परंपरागत, जैसे गैर परंपरागत आ गया, अच्छा यानी हमारे दादा दादी जो इस्तेमाल करते थे जे वाला ना, अब हम नहीं जो इस्तेमाल कर रहे हैं जे वाला, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों के बीच में। तो अब गैर परंपरागत में कौन कौन हो जाएगा, तो कहे कि कोयला, अरे भैया कोयला तो हमारा दादा नाना इस्तेमाल करवे करते थे, देखिए कोयला यहाँ पे लिखे भी हैं, तो ये तो खत्म हो गया। पेट्रोल, अरे भैया पेट्रोल के तो हमारे दादाजी बुलेट पे घूमते थे, वो तड़िए घड़ी, समझ गया, तो यहू खत्म हो गया। ठीक है, अब आ गया डीजल, अरे भैया डीजल 18 को ट्रैक्टर चलता था, उतनी घड़ी के बाद चला जा रहा है। ठीक है,
तो समझ रहे हैं, तो ये खत्म हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पवन वाला। अभी हमने देखा, देखिएगा पवन इधर कहाँ है, पवन बिजली देखे, चलिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अभी अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप देखिएगा इस ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्न में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हम ऐसा नहीं कि एक ही चीज बता करके यहाँ पे हम चढ़ जाएंगे। अब इससे जितने भी बनते हैं क्वेश्चन ना, वो हम सब आपको बताएंगे, ठीक है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि चीजों को अच्छे तरीके से, जो आपके कॉपी में या बुक में नहीं है, क्योंकि सब जगह बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, तो आपको नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज कर करके आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिएगा। अब इसको मिटाते हैं, चलिए मिटा तो दिया हमने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को, हम आराम से बताते हैं, ताकि हड़बड़ी कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पढ़ने में भी हड़बड़ी भाई तो गलती कर रहे हैं, पढ़ने में कोई हड़बड़ी नहीं। आराम से दिमाग को धीरे धीरे रिसिए, पानी जितना धीरे धीरे रिसता है ना, तरी उतना अच्छा से बनता है, समझ गए। चलिए अब क्या बोला गया है हमको, बहुलक कहीं को यही नहीं समझ में आता है। एक होता है एकलक, एकलक मतलब एक होता है उसमें, ठीक है, एक लक। एक होता है बहुलक, यानी बहुलक बोले तो एक एकलक मिल, एक दो वो एकलक मिल के क्या बनेगा, तो कहिए कि बहुलक बनेगा, यानी एक से अधिक उसमें चीज मिला हुआ है, ठीक है। चलिए इसको याद होना चाहिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको ओठ ओठ पे याद होना चाहिए, इसको बार बार याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आदमी इससे भूलता है, हम खुद भूल जाते हैं बार बार इसको, हम भी बार बार इसको रिविजन करते हैं, तो इसीलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। देखिएगा एथिलीन की अगर बात कर देते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं एथिलीन, ये एथिलीन क्या है, तो कहे कि एकलक है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो इसका बहुलक होगा पॉलीथीन। ये पॉलीथीन इसका क्या हो जाएगा, तो बहुलक होगा। एक है अस्टाइरीन, अस्टाइरीन, ये अस्टाइरीन क्या है, तो कहे कि एकलक है, एकलक के सामने लिख रहे हैं तो एकलक हो जाएगा, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो पॉली। पॉली मतलब क्या होता है, अनेक होता है। जहां पे पॉली लग गया, अगर मान लें कि एग्जाम हम हॉल में है, हमको नहीं याद है, तो क्या कीजिएगा, तो यही वाला चीज काम आएगा कि पॉली मतलब अनेक होता है, बहुत होता है, ठीक है। तो ये पॉली अस्टाइरीन, अस्टाइरीन, ठीक है, ये क्या हो गया, तो कहिए कि बहुलक हो गया। और एक होता है क्या यहाँ पे, टेट्रा फ्लोरोकार्बन, टेट्राफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, या टेफ्लॉन भी बोलते हैं, टेफ्लॉन बोलते हैं, टेट्राफ्लोरोकार्बन। ये क्या है, तो कहे कि एकलक है, एकलक के सामने लिख रहे हैं तो एकलक के ना होगा जी, तो कहे कि हाँ। तो टेट्राफ्लोरोकार्बन की अगर बात कर देते हैं, तो पॉलीटेट्रा, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो कहे कि पॉलीटेट्रा, पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन, क्या हो जाएगा, पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें याद करने वाली बात है, तो दिक्कत क्या होगा। देख रहे हैं पॉली पॉली लगा रहे हैं ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले की बात कर लेते हैं। अगला क्या होता है, एक होता है फॉर्मलडिहाइड, क्या होता है, तो कहिए कि फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, डिहाइड, ठीक है। फॉर्मलडिहाइड और प्लस फिनॉल, फॉर्मलडिहाइड और फिनॉल का जब संयोजन किया जाता है, कराया जाता है, तब क्या होता है, तो बनता है बेकेलाइट। तो अब बताइए कि बेकेलाइट क्या है, तो कि बेकेलाइट अब ये बहुलक है, देख रहे हैं बेकेलाइट क्या है, तो बहुलक है, बहुलक नीचे लिख रहे हैं। तब अब क्या होता है, और भी कुछ होता है भाई, इधर आजा, देखते हैं कितना तंग करता है। कोई बात नहीं भाई, तंग करने दीजिए, हम एक छो और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है, एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिया, और क्या होता है फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, डिहाइड, ठीक है। यूरिया और फॉर्मलडिहाइड जब ये दोनों संयोग करके, देखिएगा अब हिंदी में मत देखिए शुद्ध लिख रहा है कि शुद्ध लिख रहा है, ठीक है, वो सब चीज मत देखिएगा आपको, क्योंकि समझ ही रहे हैं, दोनों चीज करना पड़ता है, लिखना भी है, बोलना भी है। यूरिया और फॉर्मलडिहाइड जब संयोग करता है तो क्या बनेगा, तो यूरिया, यूरिया फॉर्मलडिहाइडरजीन, ठीक है, फॉर्मल, फॉर्मलडिहाइडर, डिहाइडरजीन, फॉर्मलडिहाइडरजीन, ठीक है। ये क्या बनता है, तो यूरिया फॉर्मलडिहाइडरजीन। अब पूछेगा कि यूरिया फॉर्मलडिहाइडरजीन क्या है, तो कहिए कि बहुलक है। एक ठो और नीचे हो जाएगा ना, तो एक ठो और बचा हुआ है, वो नहीं हो रहा है भाई। तो चलिए इतना, कम से कम इतना ही याद रखिए, ठीक है। तो इतना का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन आपको कैसे बन जाता है, फट सुना बनेगा, ठीक है। देखिएगा हम रटवाते नहीं है भाई, सच जहाँ पे रटने वाला रहेगा वहां पे खुद बोलते हैं कि इसको रटना पड़ेगा भाई, ठीक है। आंसर हम नहीं रटवा देते हैं कि यही रट लो इसको, यही है, कैसे होगा वो हम बताते जरूर है। अब देखिएगा हमने क्या देखा था,
आंसर पर चलते हैं 210 में। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है, नहीं है पूछा गया है। अब देखिएगा पॉलीथीन, देखिएगा तो पॉलीथीन, अरे भैया बहुलक के सामने है तो बहुलिके न है, तो ये तो क्या वो हो गया, तो ये तो बहुलक है, हमको पूछा है कि नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, खत्म। ये तो पॉलीथीन बहुलक है, हमको पूछा है कि नहीं बहुलक नहीं है, यानी बहुलक नहीं है यानी एकलक पूछ रहा है, तो कहिए कि हाँ एकलक पूछ रहा है। अब देखिएगा तीसरा में देखिएगा पॉलीस्टाइरीन, अरे भैया पॉलीस्टाइरीन ये तो बहुलक है ना, हमको चाहिए एकलक, तो ये भी खत्म हो गया। अब देखिएगा बेकेलाइट, देखिएगा बेकेलाइट, ये बेकेलाइट क्या है, तो कहिए कि ये बहुलक है, हमें चाहिए एकलक, ठीक है ना, तो ये भी खत्म हो गया। अब देखिएगा टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन के देखिएगा तो कहाँ पे लिखे हैं, तो टेट्राफ्लोरोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगला एग्जाम में ये भी कर दे कि टेफ्लॉन की जगह टेट्राफ्लोरोकार्बन दे दे, कह नहीं देगा, बिल्कुल देगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अब कि ये दिया है तो उसका बहुलक पूछ देगा कि इसका बहुलक क्या होता है, तो देख रहे हैं बहुलक, ये बेकेलाइट दे देगा तब बेकेलाइट में बुलट जाएगा, क्योंकि पॉली पॉली देख कर तो मार देगा, लेकिन बेकेलाइट में कहाँ जाइएगा, या पूछ जाएगा कि बेकेलाइट किसके किसके संयोग से बनता है, यानी कौन कौन सा एकलक है, तो कौन कौन सा एकलक है, तो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल के संयोग से क्या बनता है, तो बेकेलाइट बनता है। समझ गए क्वेश्चन कहाँ से घूम सकते हैं, तो इसीलिए अच्छे तरीके से पढ़िए भाई, आपका बेस एकदम कंप्लीट होना चाहिए, कहीं से पूछो एकदम काट देंगे सीधा, इस तरीके आपका तैयारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आंसर मिल गया मेरा, अगले पर देखते हैं। निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, अच्छा अधातु तत्व कौन सा है, तो देखिएगा अधातु जो दिया गया है उसकी बात किया जा रहा है, ठीक है। एक बार फिर से, निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, अधातु में धात्विक चमक की बात कर देते हैं, तो देखिएगा ये जो आयोडीन की अगर हम बात कर देते हैं, तो ये आयोडीन क्या है, तो कहिए कि ये आयोडीन जो है अधातु है, क्या है, तो कहिए कि अधातु है, और अधातु है, लेकिन इसमें जो चमक होती है ना, धातु जैसा चमक होता है। चमक कैसा होता है, तो कहिए कि धातु जैसा होता है चमक, ठीक है। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब ये वाला नहीं देखे हैं, चलिए ये तो इसको रहने देते हैं, अब भी बता देते हैं। फ्लोरीन देखे हैं, देखे नहीं है मतलब सुने हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद आ गया, यानी 17वां ग्रुप वाला तत्व जी, याद आ रहा है, तो क्योंकि हाँ पीरियोडिक टेबल में मोजले वाला, हाँ हाँ याद आ गया। तो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, तो कहिए कि ये दोनों तो गैस है ना, और ये क्या है, तो कहिए कि ये तो क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है, और किस में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन ये आयोडीन भी क्या है, तो अधातु है, क्या है, अधातु है, लेकिन इसका में चमक क्या होता है, तो धातु जैसा चमक होता है, धातु जैसा क्या होता है, तो चमक होता है। कोई दिक्कत, लेकिन है ये क्या, तो अधातु है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो लेकिन नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छा से ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है, वो कौन सा गैस है जो मौसम परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। देखिएगा ऑक्सीजन, हम लोग को देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऊपर में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो देख रहे हैं ऊपर में ही है, लेकिन मीथेन की बात कर लेते हैं, तो मीथेन जो होता ना है, ये क्या होता ना है कि जैसे में ये खनिज, जिसमें कोयला के खदान वगैरह जो हो गया ना, वहां पे ज्यादा मात्रा में सब पाया जाता है, यानी ये इसको यानी प्रत्यक्ष रूप से ये मौसम में निर्भर है, यानी मौसम में डायरेक्ट रूप से है, तो कि नहीं भैया मौसम में तो डायरेक्ट रूप से नहीं है, यानी खुला वायुमंडल में तो डायरेक्ट रूप से नहीं है, समझ गए। तो ये जो है यही प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। मीथेन की बात किया जाता है, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, तो CH4 इसका क्या होता है, तो फार्मूला होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, यानी मौसम को प्रभावित करने वाला कौन नहीं है, तो यही मीथेन नहीं है, बाकी ये सब प्रभावित कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले बार चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अधात्विक खनिज का उदाहरण, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अधात्विक खनिज कौन कौन से है, तो देखिएगा टीन की अगर बात कर देते हैं, तो भैया ये तो धातु है, धात्विक खनिज है। कोबाल्ट की बात कर देते हैं, ये भी तो धात्विक, इसमें गुण पाया जाता है, तो कि हाँ पाया जाता है। फिर बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, तो फिर बात कर लेते हैं हम किसकी, तो मैग्नीज की, तो इसमें भी धात्विक गुण है, ठीक है, धात्विक गुण है। निकिल की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी धात्विक गुण है, यानी सभी के सभी धात्विक गुण है, ठीक है, धात्विक गुण है, कोई इसमें नहीं है, इसका आंसर कोई नहीं है, ठीक है, इसमें आंसर नहीं दिया है, सब में धात्विक गुण है। आगे देखिएगा क्या बोला गया है, सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको गलती नहीं होना चाहिए। नाभिकीय विखंडन कि नाभिकीय संलयन, देखिएगा नाभिकीय विखंडन नहीं लगा दीजिएगा, ध्यान से, पहले ऑप्शन पर दिया गया है, नाभिकीय क्या होगा, संलयन हो जाएगा, ठीक है। क्या इसका रिएक्शन बता दे, कई बार हमने बताया है, चलिए अगली बार बताएंगे, ठीक है। चलिए
आसान क्वेश्चन है, इस पे क्या टाइम दे, जहाँ पे रहता है वहां पे हम बिल्कुल टाइम देते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है इसका मुख्य अवयव? मीथेन है, अभी हमने चर्चा किया। इसमें आसान क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं देना है। क्या बोला गया है कि एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। अब इस चीज को समझना है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, दो चीज यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपके सामने। एक लिख रहे हैं क्या, द्रव लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं ठोस लिख रहे हैं, या आप धातु भी कर सकते हैं, ठीक है। धातु, चलिए धातु भी कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है नहीं। अगर इसका ताप बढ़ाते हैं, इसका क्या कर लेते हैं हम, ताप बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगा, तो क्योंकि विलेयता क्या होगा, तो बढ़ेगा। अब आपके सामने उठेगा क्वेश्चन की हो ये विलेयता क्या होता है भाई, ये क्या एक टर्म आ गया नया सा, ये क्या झोल है भाई। तो विलेयता समझते हैं, विलेयता मतलब होता है घुलने की क्षमता, घुलने की क्या होता है, तो घुलने की क्षमता। समझ में आ गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाते हैं अभी। यानी द्रव का, ठोस का और धातु का हम ताप बढ़ाएंगे ना, तो विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। आप NaCl ले लीजिए, यानी नमक ले लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए और ठंडा रखिए और थोड़ा सा या तो आप खौला दीजिए, तो देखिएगा जल्दी किस में घुल जाता है। तो कोई कि अच्छा भाई जल्दी जानते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देते ना तो पूरा घुल जाता है। तो अभी क्या हुआ, ताप बढ़ाएंगे तो घुलने की क्षमता उसका क्या हो गया, बढ़ गया। यानी ताप बढ़ाने से द्रव रहे, ठोस रहे या धातु रहे, उसके क्या होती है, विलेयता बढ़ती है। लेकिन 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 ठीक है, लेकिन यही तो है, अगर गैस रहे तो गैस में क्या हो जाता है, तो गैस में ताप हम बढ़ाएंगे, ताप अगर बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता क्या हो जाती है, तो उसकी विलेयता क्या हो जाती है, तो घट जाती है। कोई दिक्कत? तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस का विलेयता भी क्या हो जाएगा, तो विलेयता बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ गया अच्छे तरीके से। चलिए कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, पूछा है, घटती है। चीजों को समझिएगा। हमने क्या बोला कि या तो द्रव रहे, अब देखिएगा ये ठोस है, तो ठोस में क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तो खत्म हो गया। हमको पूछ रहा है घटती है। द्रव है तो द्रव में देखिएगा, द्रव में क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देख रहे हैं सिंबल बढ़ा के हुआ का दिया हुआ है ना, तो हमको पूछा गया घटता हुआ, ये भी खत्म हो गया। अब देखिएगा गैस को पूछा है, तो गैस वाला में तो देखिएगा तो आ जाते हैं गैस में, ताप बढ़ा रहे हैं भाई, तो कहिए कि हाँ भाई बढ़ा तो रहे हैं भाई। अगर हम ताप बढ़ाएंगे ना भाई, तो जानते हैं भाई ये क्या होगा भाई, विलेयता घट जाएगा भाई, लेकिन दाब में क्या होगा, फिर विलेयता बढ़ जाएगा। तो बस इसका आंसर कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। काहे हो गया, जो समझ में आ गया। चलिए अगर यही डायरेक्ट इसका बता देते तब आपको भी अच्छा लगता कि यार ठीक है किए, ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं बनता, समझ गए। एक्सपीरियंस है इसीलिए बोलते हैं, नहीं रहता था क्यों बोलते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हमको कहीं आते हैं सिर्फ खाली क्वेश्चन PDF पढ़ देते हैं इसका ये होगा। अगर वैसा PDF पढ़ना रहता तो घर पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। टीचर की आपको आवश्यकता नहीं है। जब PDF पे पढ़ना है तो उसके लिए वीडियो देखेंगे, काहेला, घुसबो नहीं करेगा दिमाग में, जब समझ भी नहीं करेंगे तो, ठीक है। टीचर का मकसद आपको ये होना चाहिए कि हमको समझ में, भेजा में घुस जाना चाहिए, ठीक है। PDF पढ़ने के लिए आकर के गोल गोल घेर देंगे, PDF आप पढ़ देंगे, कौन फायदा होगा जी, ठीक है। नई का लड़कन को तो इसमें समझ में नहीं आता है, समझते समझते जानते हैं उसको 4-5 साल निकल जाता है, फिर उसके बाद घर से बुलाहटा जाता है, आजा बेटा बहुत हो गया हो। चलिए इसका आंसर तो मिल गया ना जी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। अभी हमने चर्चा किया था जीवाश्म ईंधन किसको बोलेंगे कि करोड़ों साल पहले क्या था कि पेड़ पौधे क्या थे, दब गए थे, जीव वगैरह जैसे सब दब गए थे और उसी से हमारा पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला वगैरह ये सब क्या होता है, निकलता है, ठीक है। तो कोयला, अरे भाई तो जीवाश्म पदार्थ है, खत्म हो गया, नहीं पूछा है। पेट्रोलियम पदार्थ तो अभी चर्चा की है, ये भी नहीं होगा। प्राकृतिक गैस, सब जीवाश्म गैस है। यूरेनियम ये क्या है, जीवाश्म नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि बर्जीलियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोल की, देखिए अभी हमने चर्चा कैसे किया कि पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, यानी करोड़ों साल पहले जो जीवाश्म थे वो दब गए थे, उससे निर्माण होता है। लेकिन हमें बोला कि पेट्रोल कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले बनाने का जो विधि होता है उसको बर्जीलियस विधि कहते हैं, उसका विधि के नाम बोलते हैं। तो उसका विधि कौन सा है, तो कृत्रिम पेट्रोलियम बनाने का विधि क्या है, तो कृत्रिम पेट्रोलियम बनाने की विधि की अगर बात कर देते हैं तो उसका विधि का नाम क्या है, तो कहिए कि बर्जीलियस विधि है, ठीक है, बर्जीलियस विधि है,
ठीक है। इसी से हम लोग क्या करते हैं कि कृत्रिम पेट्रोलियम बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इस विधि में पता है क्या होता है, कोयले के, ठीक है, कोयले के हाइड्रोजन के साथ में क्या किया जाता है, अभिक्रिया किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़का बात नहीं है, ये याद करने वाला चीज है। इसका आंसर कौन सा होगा, वनस्पति तेल और हाइड्रोजन के बीच नहीं, कोयले और हाइड्रोजन के बीच ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी आपको पढ़ना भी नहीं है, आगे देखते हैं। लोहे पर कलाई के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। लोहा पर, जैसे में लोहा है तो जस्ता, जानते हैं कि जस्ते का इस पर लेप चढ़ाया जाता है, जिसको जस्तीकरण बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं, ठीक है, तो अगर ये तो समझ में आ गया कि किसका किया जाता है, कौन से धातु रहता है, तो कहिए कि जिंक रहता है। जिंक का क्या किया जाता है, ऊपर से लेप चढ़ाया जाता है, यानी सूटर पहना देता है, ठीक है। लोहा के ऊपर में सूटर पहना दिया ताकि जंग वगैरह ना लगे, ठीक है, जिसको जस्तीकरण कहते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन बनेगा कि अच्छा एक मिनट, जस्ता का अयस्क होता है जी, जिंक यानी जिंक का अयस्क होता है, तो कहे कि हाँ होता है। कौन सा अयस्क होता है, तो कहे कैलामाइन। कैलामाइन इसका क्या होता है, तो अयस्क होता है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठेगा कि अच्छा एक मिनट, एल्युमिनियम का भी अयस्क होता है ना, तो हाँ होता है। तो भाई कौन अयस्क होता है, तो देखिएगा एल्युमिनियम का अयस्क की अगर बात कर देते हैं तो इसका अयस्क कौन सा होता है, तो बॉक्साइड होता है। और क्या होता है, तो कहे कि क्रायोलाइट होता है, तो कहे कि हाँ होता तो है। तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो कहे कि एल्युमिनियम का। और किसका अयस्क है, तो कहिए कि कोरंडम इसका अयस्क है। और कोई चीज है जी, तो कहे कि हाँ जी है। तो बोलिए कि क्या है, तो कहे कि नीलम इसका क्या है, तो इसका भी आपको एल्युमिनियम का ही अयस्क है। और है जी कुछ, तो कहे कि हाँ डायस्पोर। डायस्पोर क्या है, तो कहे कि ये भी आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपके सामने आ गए मैग्नीशियम को, ठीक है। तो मैग्नीशियम को थोड़ा देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम का कौन कौन सा अयस्क है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा मैग्नीशियम के अयस्क की अगर बात कर लेते हैं, तो मैग्नीशियम का क्या है, तो इसका अयस्क है मैग्नेसाइट। इसका अयस्क क्या है, तो कहिए कि मैग्नेसाइट। इसका अयस्क एक क्या है, तो कार्नेलाइट। इसका अयस्क क्या है, तो कहिए कि कार्नेलाइट इसका एक अयस्क है, ठीक है। और क्या है, तो कहिए कि एप्सम साल्ट भी इसका क्या है, तो कहिए कि एप्सम साल्ट भी इसका क्या है, तो कहिए कि यही इसका अयस्क है। एप्सम साल्ट MgSO4 याद आ रहा है, 7H2 वही वाला की बात किया जा रहा है। एप्सम साल्ट इसका क्या है, तो ये इसका मैग्नीशियम का अयस्क है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक कैल्शियम है, कैल्शियम का भी कोई अयस्क होता है, कहा था कि हाँ होता है। तो कौन कौन सा होता है वो बता दीजिएगा। तो वो आसान क्वेश्चन है। एक क्या होता है, तो फ्लोस्पार क्या होता है, फ्लोस्पार इसका किसका है, तो कैल्शियम का अयस्क है। फॉस्फोराइट की अगर बात कर देते हैं, फॉस्फोराइट, ये फॉस्फोराइट किसका अयस्क है, तो कहिए कि ये आपको कैल्शियम का अयस्क है। और कोई होता है, अरे कैल्शियम कार्बोनेट ये हो गया। और होता है अरे जिप्सम, ठीक है, जिप्सम ये किसका अयस्क है, तो कहिए कि ये कैल्शियम का अयस्क है, ठीक है। तो देखिएगा सभी के सभी चीज आपको अच्छे तरीके से, हम सिर्फ ये फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे हैं कि केवल क्वेश्चन बनना चाहिए। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पे हमको जरूरत पड़ता है कि टाइम देना है, तो वहाँ पे हम टाइम देते हैं। वीडियो मेरे कैसा लगा मेरे भाई जरूर बताइएगा, क्योंकि मेहनत लगता है भाई। अच्छा लगा होगा तो भी बताइएगा, खराब लगा होगा तो भी बताइएगा, क्योंकि अगर खराब लगा होगा तो बताइएगा कि हाँ ये चीज़ सुधार की जरूरत है, तो हम सुधार कर लेंगे। और अच्छा लगा होगा तो भी बताइएगा कि, तो हमें लगेगा कि नहीं भाई ठीक डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो कैसा लगा होगा जरूर बताइएगा। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई अपने होंगे, ठीक है, भाई बहन होंगे, कोई अपने होंगे बहुत ज़्यादा करीबी होंगे, तो उसको उनको आप भेज सकते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से नॉलेज को ग्रहण कर सके, ठीक है। तो बस हम यही कहेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई कि अपने लक्ष्य की ओर आक्रामकता एकदम बनाए हुए रखना है। कोई भी समझौता किसी से नहीं करना है, नहीं, अपने आप में मगन रहो, किसी से बातचीत मत करो, ठीक है। चुपचाप अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाकी सब कुछ आपको जो चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको सफलता इस बात से डिसाइड नहीं करता है दोस्त कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। सफलता इस बात से भी डिसाइड करता है कि आपने उसके लिए किस किस चीज़ को त्याग किया था। तो बहुत चीज़ को आपको त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता मिलती है, सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस मेहनत करो, आक्रामकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, ठीक है। नीति मेरी रहेगी, नीति आपकी रहेगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।